आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं और यह जो टॉपिक है हमारा ये क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और मैक्सिमम टाइम सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में इसको पूछता है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कि ये टॉपिक क्या है। तो ये टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक इज magnetic field of a straight current carrying conductor ये हमारा टॉपिक। चलिए इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। सपोज हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हमारा जो करंट है वो करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, वो करंट है आई। ये करंट आई फ्लो कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं कि इसके मिड पॉइंट से यानी यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं और वो पॉइंट हमारा क्या है, पी है। ये हमने कंसिडर कर लिया कि पॉइंट पी हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। बट इस वायर में तो पूरा करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर तक, तो हम क्या करेंगे, इस वायर का एक छोटा सा पार्ट, इतना, अगर वायर की लेंथ dl है तो हम इतना छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसकी लेंथ को हम करंट एलिमेंट को लेंथ को क्या कंसिडर कर रहे हैं, इस लेंथ को हमने कंसिडर किया है केवल dl। यानी पूरे वायर का लेंथ अगर l है तो इस स्मॉल पार्ट का लेंथ dl है। और यहाँ से अगर हम डिस्कस करें यहाँ से इस पॉइंट P की दूरी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं r। ये इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो गई, r। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इस वायर से भी कुछ ना कुछ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर से डिस्टेंस हम कंसिडर कर ले रहे हैं स्मॉल a। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो कंडक्टिंग वायर है इसका भी एक नाम दे रहे हैं हम x एंड y। कंडक्टिंग वायर का नाम क्या हो गया, x एंड y। आफ्टर दैट देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर यहाँ 90 का बन रहा है एंगल तो यहाँ पर dl और r के बीच कंसिडर कर लेते हैं कि एंगल थीटा है एंड r और a के बीच में एंगल क्या है, फाई है। ये हमने कंसिडर कर लिया। अभी अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड पॉइंट से, यानी एक ये y वाला एंड पॉइंट है, अगर हम इसको मैच करा दें यहाँ तक, और इसके साथ साथ जो x वाला एंड पॉइंट है, आप देख रहे हैं x वाले एंड पॉइंट को, इसको भी हम मैच करा दे रहे हैं ऐसे, ये। तो कहीं ना कहीं अगेन हमें दो एंगल बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पर एंगल, इसको कंसिडर कर ले रहे हैं, ये एंगल हमारा φ2 है। और एक एंगल कौन बना रहा है, एक एंगल आपका यहाँ बन रहा है और वो कौन बना रहा है, ये वाली जो एक्सटर्नल लाइन है ये और ए के बीच में, ए यानी इसके बीच में। तो ये नया एंगल जो बना बड़ा सा, इसको हम नाम दिए φ1। ये रहा φ1। इस एंगल के साथ ही पहली बात तो ये होती है कि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करता है तो उस करंट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पर जो करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे इस तरीके से पूरे कंडक्टिंग वायर में, जब बात केवल इतने वायर के पार्ट की जाएगी तो इसमें तो कम करंट होगा, बहुत कम करंट होगा। तो आखिर वो करंट कितना होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। भाई करंट कितना होगा, वो आई नहीं होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, यानी कंसिडर कर लेते हैं कि बहुत ही स्मॉल करंट है और उस करंट से इतनी दूरी पर, r दूरी पर, इस पॉइंट पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ।
बायो सेवर्ट ने कहा था कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो डी बी इज इक्वल टू उसका फार्मूला इन्होंने डिराइव कराया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इन्होंने डिस्क्राइब कराया था। तो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग दूरी कितनी है, आर डिस्टेंस है, कहाँ से, इस डी एल से, इस डी एल से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इतना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है आपका, ये इतना। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसको पॉइंट आप ओ कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पर आपने पी मान लिया है, यहाँ क्यू कंसिडर कर लेते हैं। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें हम, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, पी ओ क्यू को अगर हम देख रहे हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है, तो बचे हुए दो एंगल का सम इसका और इसका सम कितना होगा, 90 होगा, यानी थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा। टेक बोथ साइड साइन, हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, साइन कंसिडर कर ले रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं साइन 90 माइनस फाई, साइन 90 माइनस फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस फाई, ये कॉस फाई। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हमें कॉस फाई की भी वैल्यू निकालनी होगी, कॉस फाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी ट्रायंगल में आपको देखना है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हमें देखना है ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए अगर फाई की बात करेंगे, इस फाई की, तो इसके सामने ये जो लाइन है उसको हम परपेंडिकुलर करेंगे, तो बेस क्या है, ए है, ये ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बेस हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया, ये नीचे आर है, आर हो गया। तो हमारे पास पता चल गया कि कॉस फाई की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन आर, यहाँ आर को इधर भेज दीजिए और ए अपॉन कॉस फाई हो जाएगा। अगर यहाँ कॉस फाई आ रहा है तो हम जानते हैं हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 अपॉन कॉस फाई, और 1 अपॉन कॉस फाई को क्या लिख सकते हैं हम, सेक फाई लिख सकते हैं, सेक फाई। तो यहाँ पर देखिए एक तो आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जिसकी नीड हमें कहाँ पढ़ने वाली है, इस इक्वेशन 1 में पढ़ने वाली है। आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, साइन थीटा भी फाइंड आउट कर लिया, साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, साइन थीटा की वैल्यू आई है कॉस फाई, वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास बचा है कि हम किसी तरह इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में देखेंगे तो डी एल है, डी एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे निकालें हम डी एल, फिर उसके बाद इस डेरिवेशन को और आगे बढ़ाया जाए। अगर डी एल को निकालते हैं तो क्या करें हम डी एल के लिए, वो समझते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास r इज इक्वल टू ए सेक फाई आया है तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास dl भी आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है, तो अब यहाँ पर अगर हम 10 फाई निकालें, इसी ट्रायंगल में आपको 10 फाई निकालना हो, 10 फाई इज इक्वल टू, हम सभी जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, देन 10 फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये रहा आपका, ये पूरी लाइन जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो लेंथ है ओ से लेकर के क्यू तक, कहाँ से कहाँ तक, ये ओ से लेकर के क्यू तक, ये लेंथ एल है। तो परपेंडिकुलर अब एल आ गया, एल अपॉन बेस, बेस तो अगेन आपका क्या है, ए है, तो आप ए रख देंगे। यहाँ से L इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, A 10 फाई मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एंगल फाई के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू फाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए टेन फाई। इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू ए आप बाहर लाएंगे, टेन फाई का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर फाई। अगेन डी एल इज इक्वल टू ये डी फाई इस साइड आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ये हो गया। और जैसे ही हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, अब ध्यान से देखिएगा डिफरेंशिएशन के बाद हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे ही हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पूरा डीएल की वैल्यू आ चुकी है। शायद इन्हीं तीन वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। फ्रॉम, अभी इसको हम कुछ इस तरह से कर देते हैं। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन वन की जो वैल्यू थी वो थी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई है, आई एज इट इज हमने रख दिया, लेकिन डी एल की ये रही वैल्यू। अब इसको हम रखेंगे इस डी एल की वैल्यू को, ये डी एल। तो डी एल की वैल्यू जब रखेंगे तो आई, ये आई इंटू डी एल की वैल्यू हो गई आपकी ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। इसके बाद क्या है इक्वेशन में, देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, वो यहाँ थी। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, कॉस फाई रख देंगे साइन थीटा की वैल्यू अपॉन, टोटल अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है। तो आर की वैल्यू तो आपने यहाँ पर निकाल ली है, वो स्क्वायर करके रख दीजिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का एक ए यहाँ एक ए को कैंसिल आउट कर रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची, हम उसको नोट कर लेंगे। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू ए। अच्छा, ऊपर ए नहीं बचा है, वो हम ध्यान देते हैं, ए तो कैंसिल आउट हो चुका है। आई, देन उसके बाद आपके पास बचा कॉस फाई इंटू डी फाई। इतनी चीज़ें बची ऊपर, और नीचे सिर्फ ए बचा ये। तो इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, यहाँ हो जाएगा कॉस फाई इंटू डी फाई। ये चीज़ें आपकी मैग्नेटिक कहा जाए फील्ड आई है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकला, लेकिन कितने वायर के कितने पार्ट के थ्रू निकला भाई? करंट तो पूरे वायर में यहाँ से लेकर के यहाँ होते हुए ऊपर तक जा रहा है, लेकिन आपने पूरा वायर नहीं लिया था। आपने कितना लिया था? इतना वायर लिया था, केवल इतना। इसको हमने नाम क्या दिया था? डीएल। और इस वायर के थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, क्योंकि कोई भी वायर होता है तो वहाँ से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ दूरी पर, यानी जितना दूरी पे आप निकलना चाह रहे हैं निकलता है। यहाँ भी निकल सकता है, यहाँ भी निकल सकता है, यहाँ भी निकल सकता है, लेकिन हमने सिर्फ इतने वायर को लिया। अब हम क्या करेंगे कि पूरे वायर को लेना चाहेंगे, पूरा जितना भी एक्स वाई यहाँ से दिख रहा है आपको यहाँ तक, ये हम लेना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम जब पूरे वायर में जब पूरे करंट से चेक करेंगे कि यहाँ पर फ्लो होने वाली करंट ने इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इसके बाद यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसने यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो कहीं ना कहीं पूरे वायर के सारे करंट मिल करके इस पॉइंट पर अपना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए, यानी निकालने के लिए, हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास इक्वेशन आया है डी बी इज इक्वल टू, देखिए यही इक्वेशन, म्यू नॉट आई
अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई इंटू डी फाई, ये इक्वेशन आया था। इस इक्वेशन का दोनों साइड हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, बिकॉज हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर एट पॉइंट पी। आप कहाँ निकाल रहे हैं, पॉइंट पी पर ही निकालेंगे, लेकिन आप पूरे जो कहा जाए कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई इंटू डी फाई। इसका भी आपने इंटीग्रेशन कर दिया। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक वायर को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कवर कर लिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कैसे पता चलेगा हमें। तो हमें सिर्फ ऐसे पता चल सकता है कि अगर हम एंगल बता दें, यानी यहाँ से यहाँ तक और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कौन सा एंगल कवर कर रहा है। क्योंकि यहाँ आप जब देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि आप एक लाइन लेकर के नीचे जा रहे हैं जो इस एंड को टच कर रहा है, और साथ में जो दूसरा वाला लाइन है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये दूसरे लाइन को लेकर के कहाँ जा रहा है, वाई पॉइंट पर जा रहा है। वाई यानी नेक्स्ट अनदर एंड को टच कर रहा है। इस तरह से इनके बीच में वाई और एक्स के बीच में जो पूरी लाइन बन रही है, वायर की लाइन हमें मिल जा रही है। यानी पूरे वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके थ्रू हम यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो सब निकाल लेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लिमिट लेना पड़ेगा। लिमिट कैसे लेंगे, देखिए नीचे आपका कौन सा एंगल है, यहाँ पर है फाई 1 और ऊपर कौन सा एंगल है, फाई 2। ये चीज़ अब हम फाई 1 और फाई 2 देखते हैं। शुरू किया जाए एंगल लेकर के, यानी कि नीचे का एंगल क्या था, फाई 1, और ऊपर का एंगल क्या था, फाई 2। लेकिन नीचे है एक्स एक्सिस के, तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। dB का इंटीग्रेशन केवल b हो जाएगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है। कांस्टेंट टर्म हम बाहर कर लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए बाहर कर लिया हमने। यहाँ लिमिट लगा दिया फाई 1 से फाई 2 तक, और ये माइनस है कॉस फाई इंटू डी फाई। अब देखिए b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, और लिमिट तो है ही है फाई 1 से फाई 2 तक। ये हो गया आपका डिटेल। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस लिमिट को रखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, इस लिमिट को रखा जाए। पहले अपर लिमिट साइन फाई 2 माइनस, फिर यहीं पर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, फाई 1 रख दिया हमने। अच्छा, हम सभी जानते हैं मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, साइन माइनस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन फाई होता है। तो यही सेम फार्मूला जब यहाँ पुट करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपके पास साइन फाई तो है ही है, साइन फाई 2, लेकिन ये वाला जो माइनस है, अंदर वाला जो माइनस है, ये जब बाहर आता है तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी प्लस साइन फाई 1। आफ्टर दैट हम इसको राइट कर सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारा नेट इक्वेशन बना मैग्नेटिक फील्ड का, जो करंट कैरिंग वायर के थ्रू निकला है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आ गया। बट ऐसा नहीं है कि जो आपका डेरिवेशन इस पोजीशन से स्टार्ट होता है और डेरिवेशन यहाँ आते आते पूरा ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद शुरू होते हैं कुछ केस, जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केस है क्या, जिसमें हम बात करेंगे पहले केस 1 के बारे में। केस 1 जो होगा वो कुछ इस तरीके का है।
मान लीजिए आपका जो वायर था जिसमें आप करंट फ्लो कर रहे थे वो ये था, और आपने क्या किया, यहाँ से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए पॉइंट P कंसिडर कर लिया। अब अगर आप देखें और ये X पॉइंट है, ये Y पॉइंट है, तो पॉइंट O से आप P तक की डिस्टेंस जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं OP यानी ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के कंपेयर में छोटी है। तो अगर हम यहाँ से कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर एंगल φ2 बनेगा और यहाँ से एंगल क्या बनेगा, φ1 बनेगा। लेकिन आप सोचिए थोड़ा सा, अगर इस लाइन को और लंबा कर देते हैं हम, कुछ ऐसा हो जाता और इस लाइन को और लंबा कर देते, लेंथ इसकी बढ़ा देते हैं, तो शायद इस एंगल में भी कुछ इम्पैक्ट आ जाता। देखिए ध्यान से कैसे आता है, ये देखिए, तो आपने क्या देखा कि एंगल पहले से बढ़ रहा है, एंगल पहले से बढ़ रहा है। नीचे तो आपका φ1 था और ऊपर क्या था, φ2 था, एंगल पहले से इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ सिंपल सी चीजें हैं। अब हम इसको रब करते हैं, ये आपको केवल समझाने के लिए था, और इससे ये रिजल्ट मिला कि जो φ1 व φ2 है वो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उस केस में कब, किस केस में बढ़ेंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इफ कंडक्टर हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन किसके कंपेयर में, OP के कंपेयर में, फाइनाइट लेंथ एज कंपेयर टू OP आप समझ रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं OP कौन सा था, ये बीच वाली जो लाइन थी ये OP थी, ये OP था आपका। तो हमें यहाँ पर क्लियर हुआ कि ये OP के कंपेयर में ये आपका ये जो पूरा कंडक्टर का लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगर बहुत बड़ा हो जाए तो उस केस में एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और लगभग ये एंगल धीरे धीरे बड़े होते होते φ1 और φ2 नियर अबाउट किसके बराबर कंसिडर कर लिए जाएंगे, 90 डिग्री के। ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। भाई जब ये केस हमको देखने को मिला कि कुछ ऐसा वायर था और ये हमारे पास ये OP था, हम इसको ड्रा कर रहे हैं इस तरह से, इस तरीके से, तो अभी एंगल तो 90 नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ अगर इसकी लेंथ बढ़ा दी जाए तो ये जो बनेगा ये शायद कहीं ना कहीं एंगल की साइज को बढ़ा देगा, और ये एंगल जब बढ़ेगा तो लगभग 90 डिग्री की तरह दिखेगा। एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट दिखेगा ज़रूर। तो ये चीज़ हमको समझना था, यही चीज़ हमने यहाँ पर बनाई है। अब हम क्या करेंगे, अगर 90 है तो सेम, अब मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट क्या होगा वो देखते हैं। तो B = μ0I अपॉन 4πA साइन φ1 की भी वैल्यू 90 डिग्री प्लस साइन φ2 की भी वैल्यू 90 डिग्री, और साइन 90 हम सभी जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, तो अंदर 1 + 1 साइन 90 की वैल्यू, देन μ0I अपॉन 4πA इंटू 2, इस 2 से इसको कट कर दीजिए, ये आ गया आपका μ0I अपॉन 2πA। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, अपॉन 2πA। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि कटने के बाद इतना आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि ये तो एक केस की बात हुई। अब हम लेते हैं केस 2। अगर केस 2 का डिस्कशन किया जाए तो केस 2 में क्या था, जो ये हमारे पास एक वायर है इस तरीके का, अगर ये बीच वाली जो लाइन थी इसको यहाँ ना रख करके हम सीधे उठा करके, यहाँ से उठा करके यहाँ पहुँचा दें, अगर ऐसा कर देते हैं हम, यानी आपका जो OP है पहले तो यहाँ था, अब कहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, ये एंड आपका Y है, ये एंड आपका X है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप X से एक लाइन ड्रा करते हैं जो पहले यहाँ आती थी और φ1 एंगल बनाती थी, अब वो लाइन कहाँ जाएगी, क्योंकि OP ही आपका ऊपर जा चुका है, ये देखिए। तो जो φ1 था
वो यहाँ पहुँच गया, और फाई 2, अब भाई ये लाइन तो यहीं है, और ध्यान से देखा जाए अगर तो जो फाई 2 है वो इसके थ्रू बन रहा था, देखिएगा फाई 2 इसके थ्रू बन रहा था, यहाँ से लाइन आ रही थी तब यहाँ फाई 2 मिल रहा था। बट अब OP यानी P पॉइंट ही आप ऊपर ले जाएंगे तो ये एंगल कहाँ से मिलेगा, ये एंगल अब नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स फाई 1 तो लगभग ठीक है, फिर भी 90 के आसपास दिख रहा है। ये तब 90 बनेगा जब इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो। तो इस केस में फॉर इनफाइनाइट लेंथ of conductor and ध्यान से समझिएगा, एंड आपने OP को क्या किया, OP situated at nearby पॉइंट Y, यानी एकदम ऊपर आप ले गए। तो उस केस में एक ऊपर वाला एंगल तो है ही नहीं है, बचा ही नहीं, लेकिन नीचे वाला एंगल फाई 1 तो बचा, वो लगभग 90 के आसपास होगा, तो नियर अबाउट 90 होगा, एग्जैक्ट तो 90 नहीं होगा। तो फिर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में अगर आप इसमें कोई करंट फ्लो कराते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट करेगा इसी पॉइंट P पर। हालांकि अब ये पॉइंट यहाँ नहीं रहा, अब ये पॉइंट कहाँ जा चुका है, अब ये पॉइंट यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा इस वायर के थ्रू, तो सेम फार्मूला B = μ0I अपॉन 4πA साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आपने प्रूफ किया था। इसी में अगेन वैल्यू रख देंगे, μ0I अपॉन 4πA, एंड साइन फाई 1 की वैल्यू 90 हो गई, एंड साइन फाई 2 की वैल्यू आपकी 0 हो गई, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। μ0I अपॉन 4πA, साइन 90 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, इट मीन्स हमारे पास इक्वेशन आ गया μ0I अपॉन 4πA। ये सिर्फ इस केस का इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। बट अगर हम एक केस और कंसिडर करें, देखिएगा इस डेरिवेशन को, ये यहाँ से शुरू हुआ है आपका, फिर इसके बाद हम नीचे गए और इसके बाद यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और अब एक केस और ले लेते हैं। वो केस इसी से रिलेटेड है, केस 3। इस केस में क्या है कि आपके पास ये वायर था, ये पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट O है, और इसके साथ साथ यहाँ से कुछ एंगल बना था, और वो एंगल था फाई 2, और यहाँ से जो एंगल बना था वो एंगल था फाई 1। ये आपका स्मॉल r, ये स्मॉल a, इसके साथ साथ यहाँ एंगल, यहाँ तो नहीं, हालांकि यहाँ से एक लाइन और गई थी और उसने यहाँ पर एंगल बनाया था फाई, और यहाँ से एंगल था थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल वाला केस, जो पहले वाले डायग्राम में हमने देखा। ये पॉइंट X, ये पॉइंट Y। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये कहें कि ये जो लेंथ है वायर की, ये पूरी लेंथ को अगर हम कंसिडर कर लें कि ये पूरी लेंथ हमारी क्या है, L है, पूरी लेंथ L है, तो हाफ लेंथ तो यहाँ से हो गया L/2, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से भी आपका इतना L/2, इस तरीके से ये लेंथ आएगा। आफ्टर दैट हमको देखने को क्या मिल रहा है, ये एंगल 90 है। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग अगर यहाँ पर देख रहे हैं, ये एंगल कितना है आपका 5, और इसके साथ साथ यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, ये देखिएगा थीटा, और यहाँ पर एंगल हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ पर कोई एंगल कंसिडर नहीं किया है। ये बड़ा एंगल कितना है, ये बड़ा एंगल है हमारा, ये बड़ा वाला एंगल है फाई 1,
ये रहा पूरा। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे कि ये L/2 है और यहाँ से अगर हम लोग साइन फाई की वैल्यू निकालें या साइन फाई 1 की वैल्यू निकालें तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा तो देख लेते हैं। साइन इस सिंपल इस एंगल को लेकर चलिए, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम ये कंसिडर कर लें ये जो पॉइंट Q है ये वेरी वेरी क्लोज है किसके, एक्स के, इनके और इनके बीच का भी तो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मान लिया जाए ये बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर आपका कितना है, L/2 हो गया। ऐसा कब, जब ये पॉइंट Q कहाँ कंसिडर कर लिया जाए, नियर अबाउट टू एक्स। इस केस में तो आपका L/2 भाई यहाँ से लेकर के तो L/2 यहाँ तक है ही है, इतना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे भाई, हाइपोटेनस कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा कि एक तो आपके पास ये है बेस और दूसरा आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। इन दोनों का स्क्वायर करके रूट में कर दीजिए, यानी a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है L/2 टोटल अपॉन a² प्लस L²/4। अब आप LCM ले लीजिए, L/2 टोटल अपॉन रूट में 4a² प्लस L²/4। अब ये रूट में से बाहर आ जाएगा, जब बाहर आएगा तो कुछ ऐसे आएगा, L/2 टोटल अपॉन रूट में से बाहर आएगा तो 1/2 आएगा और रूट में बचा आपका 4a² प्लस L², ये आया। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल, देन साइन फाई इज इक्वल टू आ गया L अपॉन रूट में 4a² प्लस L²। ये तो साइन फाई की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर कि ये जो पॉइंट O है ये कहीं ना कहीं इस पूरे वायर के जस्ट बाइसेक्टर पे। बाइसेक्टर का मतलब ये जो आपका फाई 2 और जो फाई 1 दिख रहा है ना, ये दोनों ही बाइसेक्टर पे होने की वजह से दोनों क्या हो गए, फाई 1 फाई 2 आपस में बराबर हो गए। फाई 1 फाई 2 क्या हो गए, बराबर हो गए। और इसके साथ साथ अगर ये दोनों ही बराबर हैं तो इनको कुछ ना कुछ हमें कंसिडर करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक नया एंगल। तो वो नया एंगल हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो ये दोनों किसके बराबर हो गए, फाई के। भाई एक बात बताइए, जब ये पॉइंट Q यहाँ से चल करके नीचे आ रहा है तो इसके साथ साथ ये फाई भी तो बढ़ करके यहाँ तक पहुँच गया, और फाई अगर यहाँ तक पहुँचा है इट मीन्स फाई 1 फाई 2 और फाई सभी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब अगेन आते हैं हम लोग इस फार्मूले पे, यानी ये पूरा वायर कितना करंट मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा। तो ये रहा वो फार्मूला जिसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πA। अब आपका यहाँ क्या था, साइन फाई 1 था प्लस साइन फाई 2 था, और ये दोनों ही एंगल आपस में बराबर हैं बिकॉज जो OP पॉइंट है वो बाइसेक्टर है पूरे कंडक्टर का, इसलिए दोनों की जगह लिख देंगे हम साइन फाई प्लस साइन फाई। जैसे ही हम ये राइट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइन 2 साइन फाई। अब ये 2 से आप इसको कट कर सकते हैं, नीचे आ जाएगा μ0I अपॉन 2πA इंटू साइन फाई। अगर आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो साइन फाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो आप यहाँ रख सकते हैं। साइन फाई की वैल्यू ये रही L अपॉन रूट में 4a² प्लस L²।
ये आपका इक्वेशन आएगा नया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जितने भी केसेस हो सकते थे पॉसिबल, वो आपको करा दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते हैं आपके, बायोसेवर्ट लॉ को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा जो डेरिवेशन है, इसको आपको समझना भी है, करना भी है, और इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि और भी नए वीडियो आपको फिजिक्स से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड में राइट कितना करना है एग्जाम में, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।